हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की भांति अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी शानदार चल रही होगी। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू को लेकर के, जो कि गांधीयन एरा पर आधारित होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक सवाल जो होते हैं, सर्वाधिक प्रश्न होते हैं, वो गांधी युग से संबंधित पूछे जाते हैं। गांधीयन एरा मॉडर्न इंडिया का सबसे अहम पार्ट है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 एलिमेंट्री सवाल को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को पहले स्वयं से बनाने की कोशिश करें और इसके बाद आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मिलान कर ले। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपके भांति दूसरे लोग भी बेनिफिट पा सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने एमसीक्यू सेशन की ओर मूव कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। आपके सामने 4 चॉइस दिया गया है: चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने असहयोग आंदोलन को तो समर्थित जरूर किया था लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके चूंकि वो जीवित नहीं रहे थे उस समय तक। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना, गांधी जी ने इसको मतलब हरी झंडी दिखाई, स्टार्ट किया और इत्तेफाक से इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही, है ना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। यानी कि ये तो असहयोग आंदोलन को तो समर्थन दिया था लेकिन इसके क्या परिणाम हुए इसको वो नहीं देख सके। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। हमारा फर्स्ट का जो आंसर होगा वो डी होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सवाल क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर, जनरल ओ डायर, इसका पूरा नाम इस प्रकार से होगा, को निम्न में किसने मार डाला। एक बार प्रश्न को फिर से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में किसने मार डाला। 4 चॉइस आपके सामने है: स्वर्ण सिंह जोश, ऊधम सिंह, इनका पूरा नाम है सरदार ऊधम सिंह, चलिए, सरदार किशन सिंह और पृथ्वी सिंह आजाद। तो जनरल ओ डायर को मारने का काम किसने किया था? जनरल ओ डायर जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। इस समय वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसके आदेश पर 13 अप्रैल, है ना, ये जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके लिए जनरल ओ डायर को जिम्मेदार माना गया था और इसकी हत्या कर दी थी, है ना, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऊधम सिंह 1940 में जाकर के, हालांकि ये कांड हुआ था 1919 में, जिसके जांच के बाद मतलब जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया गया, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन इसको मारने का काम ऊधम सिंह ने किया और वो भी 1940 में कैक्सटन हॉल में एक सभा चल रही थी, उसी में जाकर के ऊधम सिंह ने, ठीक है ना, जनरल ओ डायर को मार दिया था। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए 2 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। यानी कि गांधी जी की जो भी सत्याग्रह रणनीति है उनमें से निम्न में से किसको अंतिम उन्होंने चॉइस माना है। मतलब सत्याग्रह में उनके लिए वो लास्ट चॉइस है। बहिष्कार करना, धरना देना, उपवास करना और हड़ताल करना। इसमें से सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसको दिया गया है? एक बार फिर से ऑप्शन को सुना जाए: बहिष्कार को, धरना को, उपवास को और हड़ताल को। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, हड़ताल। हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में।
बच्चों आप इस क्वेश्चन सेशन में जो भी सवाल पूछे गए हैं आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करें। आप वीडियो को किसी रील्स, शॉर्ट्स या मूवी की तरह ना देखें, पेन पेंसिल लेकर बैठें, अपने नोटबुक को लेकर बैठें और आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तभी जाकर के आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाने का फायदा मिलेगा। चलिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? मतलब हिंसा का, वायलेंस का सबसे क्रूएल रूप क्या है? ठीक है, चलिए, गरीबी का स्थायित्व, मतलब गरीबी का बने रहना, गोवध करना, मानव का हत्या करना, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न करना। इनमें से कौन सा हिंसा का सबसे क्रूएल रूप है, हिंसा का सबसे क्रूर रूप है? ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए गांधी जी के अनुसार वो होना चाहिए गरीबी का अस्थायित्व। यानी कि गांधी जी मानते हैं कि गरीबी का अस्थायित्व होना ये हिंसा का सबसे क्रूएल रूप है। ठीक है, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था। सवाल हमारा यह है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया था, या यूं कहें कि दक्षिण भारत में किसने किया था? चलिए, श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है चिदम्बरम पिल्लई और ऑप्शन डी है चिंतामणि। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में चलाया था, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं नंबर 6 की ओर। पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना पैक्ट हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित था, संवैधानिक प्रगति से संबंधित था, शैक्षिक सुधार से यह संबंधित था, है ना। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 6 का आंसर ए होना चाहिए। ठीक है ना। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है ना, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, वो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है ना, मतलब उसमें दलित वर्ग के सीटों के बंटवारा को लेकर के ये पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी, है ना, उसको छोड़ दिया गया और फिर उसमें दलितों की सीटों को बढ़ाया गया। ठीक है ना, ये पूरा बात आप डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था, पहला चीज। दूसरा चीज कि यह पैक्ट किन के बीच हुआ था, यह समझौता किन के बीच हुआ था? तो यह समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात को लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे क्या कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? चलिए, द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, संघीय व्यवस्था की गई थी, प्रांतीय व्यवस्था की गई थी। किस तरह की व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर बी होना चाहिए। देखिए 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट में तो कई बातें थी। ज्यादा विवादित क्या बात थी? मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मतलब व्यवस्था का देना, ये 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की सबसे बड़ी विवादित ये एक व्यवस्था थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसने मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था रखना, ये किस चीज को जन्म दिया? सांप्रदायिकता को जन्म दिया। यानी कि आप मुसलमानों के लिए अलग से जो निर्वाचन जो सिस्टम आपने डेवलप किया वो आगे चल करके सांप्रदायिकता को जन्म दिया। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, ये 7 के आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सवाल कहता है क्या है, बहुत फेमस सवाल है। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? कामागाटा मारू एक्चुअली क्या है, आप ऐसे समझिए। चलिए ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण यह प्रसिद्ध है, एक जलपोत के कारण प्रसिद्ध है, पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण प्रसिद्ध है, और एक जनजाति के कारण प्रसिद्ध है। यह किस चीज के कारण
ना कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। बच्चों कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जो कि जिसका संबंध है ना भारत से कनाडा में प्रवेश की ओर था। कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे कि भारत का कोई भी जो व्यक्ति है वो सीधे भारत से कनाडा जा सकता है। ठीक है ना, एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया था जिसमें कि कोई भी व्यक्ति को अगर कनाडा आना है तो वो दूसरे मार्ग से नहीं आएगा, वो सीधे भारत से कनाडा आएगा। हालांकि कोई ऐसी उस समय कोई नौ व्यवस्था नहीं थी कि आपको सीधे भारत से आपको कनाडा पहुंचा दे। तो ये पूरा स्टोरी आप बाद में देखेंगे। अभी आप जान ले कि ये कामागाटा मारू क्या था। ये 1914 की घटना थी और एक जहाज का ये नाम था। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज आप आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। 8 का आंसर जो होगा हमारा वो बी होगा। आइएगा नंबर 9 में, कह रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी 1925 ईस्वी में। ठीक है ना, उसका नाम था काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि यूपी के लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक जगह था काकोरी, जिसमें से जिस जगह से है ना कुछ क्रांतिकारियों ने शस्त्र वहां के सरकारी खजानों को लूट लिया था। ठीक है ना, काकोरी में सरकारी खजानों को लूट लिया था, आर्म्स को लूट लिया गया था और इस कांड में कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए, अब वो फांसी की सजा पाने वाले कौन कौन थे, सवाल आपका ये पूछ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, मतलब खां यहाँ पर मिस है, आप खां इसको लिख दे, वीर सावरकर और चापेकर बंधु, ऑप्शन सी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और ऑप्शन डी में सूरसेन और उधम सिंह। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। इसके अलावा है ना इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दिया गया था। 4 लोगों को फांसी की सजा दिया गया था। 2 तो आपके ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। 2 लोग भी थे राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको फांसी की सजा दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक थे रोशन सिंह जिनको फांसी की सजा पड़ी थी। तो इस ऑप्शन में जो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां है। अतः हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आते नंबर 10 की तरफ, करे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। ये जो प्रश्न है बच्चों ये बहुत बार और ये छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक में पूछा गया है कि किसके विरोध में किस कारण से, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, और चौरी चौरा की घटना के कारण। किस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां मैं शेयर करना चाहता हूं कि गांधी जी ने, ठीक है ना, अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इसी कांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें 2 उपाधियों को त्यागा गया था। एक उपाधि नाइटहुड की उपाधि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, और इसी हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने भी अपनी उपाधि कैसर-ए-हिंद को लौटा दिया था। अतः हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए 10 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते नंबर 11 की ओर, कह रहे कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, है ना। किस घटना के बाद हंटर कमीशन आयोग, आप ऐसा समझिए कमीशन, है ना, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी किस घटना के उपरांत? कालकोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, और बंगाल के विभाजन के बाद। किस घटना के बाद, है ना, ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, है ना, मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारा 11 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं नंबर 12 में, कह रहे कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, है ना। कहां पर आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में,
आमेर फोर्ट जयपुर में और आगरा फोर्ट में कहां पर आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? बच्चों ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है और इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, लाल किला दिल्ली में। ठीक है ना, 12 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आते क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। करें निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रमिक रूप क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले कौन घटना घटी, उसके बाद कौन घटना घटी, तो इसको इस तरह से आपको सीरियलाइज करना है। ठीक है ना, एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कब कब किसको लागू किया गया। चलिए 4 इसमें दिया गया है। प्रथम कारखाना, ठीक है ना, प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है ना, और द कर्नावालिस कोड। तो बच्चों इसमें सबसे पहली जो घटना घटी थी वो कर्नावालिस कोड की घटना घटी थी, यानी कि हमारा 4 सबसे पहले होना चाहिए। ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नावालिस ने कर्नावालिस कोड लाया था। इसके बाद की घटना घटी है ना द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन के समय में 1878 ईस्वी में। ठीक है ना, 1878 ईस्वी में आपका द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। चलिए भारतीय जो कारखाना अधिनियम था ये आया रिपन के समय में 1881 ईस्वी में। और इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आया आपका, मार्ले मिंटो मतलब 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो से संबंधित एक यहां भी आपने अभी थोड़ा देर पहले एक सवाल देखा है, इसको एक बार देखा जाए। ये इंडियन काउंसिल एक्ट मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का ही वो देन है। चलिए तो बच्चों हम यहां से निकालना बहुत आसान है, यानी कि सबसे पहले आपका 4 होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो केवल ए में ही पहला 4 है। ठीक है, इसके बाद 2 है तो 2 भी दिया हुआ है, इसके बाद 1 है तो 1 भी दिया हुआ है, और इसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में 3rd है तो 3rd भी दिया हुआ है। यानी कि हमारा कूट ए जो है वो इसका सही क्रम है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमारा 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। कह रहे क्या, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में किया गया था? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और मलेशिया में। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत किस देश से किया गया था। बच्चों आपने क्या किया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, जर्मनी। जर्मनी में है ना आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यानी कि हमारा 14 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 15 में। कह रहे क्या कि वर्ष 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? किस संगठन की शुरुआत 1915 के हरिद्वार कुंभ मेला में किया गया था? सनातन धर्म सभा, देव समाज, ब्राह्मण समाज और हिंदू महासभा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हिंदू महासभा होना चाहिए। ठीक है ना, ये हिंदू महासभा 1915 के, ठीक है ना, हरिद्वार कुंभ मेला में इसका मतलब इसको संस्थापित किया गया था, यानी कि हमारा जो राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 16 में। कह रहे कि फिनिक्स बस्ती यानी कि फिनिक्स सेटलमेंट है ना, कहीं कहीं आपको बस्ती की जगह पर फर्म भी नजर आएगा, फिनिक्स फर्म है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, एक ही चीज है। कह रहे कि फिनिक्स बस्ती है ना, फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने और स्वामी विवेकानंद ने। किसने फिनिक्स फर्म या फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो गांधी जी होना चाहिए। गांधी जी है ना साउथ अफ्रीका में है ना इस फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। इसका स्थापना भारत में नहीं हुआ था, इसका स्थापना साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो हमारा 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 17 में। करे कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? यह बहुत फेमस वाक्य है जवाहरलाल नेहरू जी का। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें एक ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? सब ब्रेक थे, सॉरी सभी ब्रेक थे, उसमें केवल ब्रेक ही ब्रेक है, सब ब्रेक है, इंजन नहीं है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब के सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं है? चलिए 1858 का अधिनियम के बारे में,
1909 के अधिनियम के बारे में, 1919 के अधिनियम के बारे में और 1935 के अधिनियम के बारे में। ये नेहरू जी का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में। ये जो बात है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था। हमारा 17 का राइट आंसर होना चाहिए, वो डी होना चाहिए। आते नंबर 18 में, करेक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की आधार बनी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 की आधार बनी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार बनी। बच्चों ये क्वेश्चन देखने में हमें काफी बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही एलिमेंट्री प्रश्न है, ये बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इसको जरूर हल किया जाना चाहिए। और ये सभी के सभी मोस्ट रिपीटेड ये सारे सवाल हैं जो आप बना रहे हैं। इसमें सभी के सभी प्रश्न बहुत और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 की आधार बनी, यानी कि हमारा 18 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 19 में, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था किसके द्वारा? चलिए बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी जी ने इसको स्थापित किया था, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय ने इसको स्थापित किया था, CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था, और सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्थापित किया था। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है ना। स्वराज पार्टी का संबंध CR दास और मोतीलाल नेहरू से है। 19 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते 20 में, करे कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार? थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था इसलिए किया गया था, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था इसलिए किया गया था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था इसलिए किया गया था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे इसलिए किया गया था। किस कारण से भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, इसका विरोध किया गया था, है ना। इसलिए सारे के सारे इसमें अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया है ना। साइमन कमीशन का एक और नाम दिया गया व्हाइट कमीशन, यानी कि हमारा 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में ये 20 सवाल हुए हैं। आप अपना मैच कर ले कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपका स्कोर 15 के ऊपर है तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है और थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। अगर 15 से अगर आपका कम स्कोर है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन आपको मेहनत दुगना करना होगा। बच्चों आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।